नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके सामने एंड आज हम बात करेंगे मेल्स में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो समस्या है ये बढ़ती उम्र के साथ ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे कि 85 से 90 साल की उम्र के जो मेल्स हैं उसमें करीब-करीब 80 से 90% लोगों में ये समस्या होती है एंड जैसे-जैसे हमारी उम्र 50 के ऊपर बढ़ती जाती है वैसे-वैसे इसका इंसिडेंस लीनियरली बढ़ता जाता है। तो क्या बीमारी है ये? बेसिकली क्या होता है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो हमारा जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है एंड फिर हम लोग उससे यूरिन करके बाहर निकालते हैं, उसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे हम प्रोस्टेट नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे गदूद बोलते हैं। होता क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो बेसिकली प्रोस्टेट पे इफेक्ट करते हैं। धीरे-धीरे करके प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है और जो यूरिन का जो फ्लो होता है बेसिकली जो हमारी यूरेथ्रा होती है जिसके थ्रू हम यूरिन पास करते हैं उसके ऊपर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बीपीएस से होने वाले सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं। डॉक्टर्स अपनी भाषा में इसे एलयूटीएस के नाम से जानते हैं यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स के नाम से बोलते हैं। अक्सर जो मरीज इनसे पीड़ित होते हैं वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन करते हैं, जैसे बार-बार यूरिन जाना, यूरिन नहीं रोक पाना एंड उन्हें लगता है आधे घंटे 1 घंटे में यूरिन जाने की ज़रूरत महसूस होना। उसके बाद जो सिम्पटम्स हमारे आते हैं वो होता है कि स्ट्रीम जो होती है, धार जो होती है यूरिन की, वो कमज़ोर होने लगती है। जैसे कि जब एक मेल यूरिन करते हैं तो करीब-करीब जो यूरिन है वो 2 से ढाई फीट या 3 फीट दूर जाके गिरती है। बट ओवर द टाइम अगर आप प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया से पीड़ित हैं तो प्रोस्टेट की वजह से आपकी जो यूरेथ्रा है उस पे कंप्रेशन आएगा एंड कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रीम है आपकी वो 2 ढाई फुट गिरने की बजाय आपके बिल्कुल पैर के बगल में गिरेगी, जिससे या तो आपके कपड़े गीले हो सकते हैं या फिर जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो भी गीले हो सकते हैं। फिर हमारा होता है कि धीरे-धीरे करके आपकी जो पैसेज होता है यूरिन का वो कंप्लीट नहीं हो पाता एंड यूरिन आपके ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इनिशियली तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती बट ओवर द टाइम अगर ये सिम्टम्स हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है और लंबे समय में जाके गुर्दे पे भी असर आ सकता है। उसके बाद होता है अक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि आप यूरिन कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपने पानी पिया हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको पेशाब बहुत तेज आ रहा है, आप बाथरूम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बट तब भी आप जो है पेशाब आपका निकल नहीं रहा है। इसे हम बोलते हैं एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये पेनफुल होता है। इसमें पेट के निचले हिस्से में एक भारीपन लगता है और दर्द भी रहता है एंड ऐसी कंडीशन में हम कैथेटर डाल के ही यूरिन को फिर बाहर निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास सिम्टम्स कभी-कभी ऐसे पेशेंट हेमेटूरिया के साथ भी आते हैं, यानी कि पेशाब में थोड़ा-सा ब्लड टेस्ट पेशाब आना या फिर जब पेशाब हमारा खत्म हो गया, धार खत्म हो गया, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को आना एंड कुछ मरीज में क्रोनिक रिटेंशन की वजह से ब्लैडर स्टोन्स भी बन सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि हम बीपीएस से बच सकें, प्रिवेंट कर सकें या कम से कम उसके जो सिम्टम्स हमें हो रहे हैं उससे हमें रिलीफ मिल सके। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो आप अभी से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी शुरू कर दें। जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आपको कंप्लेन रहती है या वीक स्ट्रीम की कंप्लेन है, तो ऐसे में जब भी आप ट्रैवल करते हैं या सोने से पहले करीब-करीब 2-3 घंटे पहले फ्लूइड इनटेक अपना कम कर दें। ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लूइड इनटेक कम कर दें तो पेशाब हमारा कम बनेगा, तो कम से कम हमें वो सिम्पटम से जो परेशानी हो रही है उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिपेटिंग फूड होते हैं तो उनसे हमें थोड़ा-सा बचना है, बिकॉज़ कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है कि ज़ोर लगता है, पेल्विक फ्लोर पे हमारे काफ़ी ज़ोर लगता है, जिसकी वजह से जो सिम्पटम्स होते हैं हमारे वो एग्रावेट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, जिसे हम अपनी भाषा में कीगल एक्सरसाइज से भी जानते हैं। इसको आप दोस्तों इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज क्या हो सकती है एंड कोशिश करें अगर आप बीपीएच के पेशेंट हैं या आपकी उम्र 50, 55, 60 से ज़्यादा है और आपको थोड़े मोड़े भी सिम्टम्स हैं तो कीगल एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें एंड हर बार कोशिश ये करें कि दिन में 20 बार से शुरू करें और 3 से 4 बार करें दिन में। धीरे धीरे करके फिर इसको आप बढ़ाएं, 30 से 40 बार तक करें और दिन में 3 से 4 बार करें। फिर जो हमारे कैफेनेटेड ड्रिंक्स होती हैं
उस पे हमें कैसे कंट्रोल रखना है? हमें कोशिश करनी है कि हम ओवर कंज़म्पशन ना करें टी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का। एंड कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो अल्फा एगोनिस्ट होती हैं, यानी कि प्रोस्टेट पे और ज़्यादा ज़ोर डालती हैं। जैसे कि हमारी कोल्ड मेडिकेशंस जो होती हैं, कोल्ड मेडिकेशंस हम कोशिश करें भी कोल्ड है तो लेनी ही पड़ेगी, बट ओवर यूसेज ना करें। अगर आपको बीपीएच के सिम्पटम्स हैं तो आप ओवर यूसेज ना करें, क्योंकि दीज मेडिकेशंस कैन एग्रवेट योर सिम्पटम्स and henceforth lead to acute retention of urine or maybe acute complications because of BPH. Now when we talk about the treatment of this disease, तो ट्रीटमेंट के हमारे दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो हमने बात की, भैया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप करिए। अपने माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोशिश करें उनसे ही अपने आप को जितना आप ठीक रख सकते हैं, जितना कम से कम दवाइयों की तरफ जाना पड़े उतना बेहतर है। दूसरा जो है रोल आता है मेडिकेशंस का। तो मेडिकेशंस में आप जब भी आपको लग रहा है कि भाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, या इन एनी केस इफ यू हैव दीज सिम्टम्स, देन यू मस्ट गो एंड विजिट अ यूरोलॉजिस्ट। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, बिकॉज होता ये है कि जो ये डॉक्टर्स होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे, बेहतर ट्रीटमेंट के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। मेडिकेशंस आती हैं जो थोड़े से माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स होते हैं सिम्टम्स जिनके, उनमें हम मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। मेडिकेशंस में हमारे पास होती हैं अल्फा ब्लॉकर्स एंड 5 अल्फा रिडक्टेज। इसके बारे में इनका कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअली दवाइयाँ दी जाती हैं टू एलिविएट यू फ्रॉम दी सिम्टम्स। फिर आता है हमारे पास सर्जिकल रोल्स। तो सर्जिकल रोल्स में एक तो बहुत लंबे समय से एक प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं उसके बारे में, जिसे हम बोलते हैं टर्प। उसमें हम बेसिकली पेशाब की नली से जाके प्रोस्टेट को अंदर ही अंदर से छोटा कर देते हैं और वापस से यूरिन की जो स्ट्रीम होती है हमारी ठीक हो जाती है। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें टर्प करना पॉसिबल नहीं होता, या टर्प रिस्की सर्जरी होती है, या बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें भाई सर्जरी चाहिए ही नहीं। तो उन मरीजों के लिए देयर इज अ बेटर, आई वुड नॉट से बेटर, बट देयर इज अ सॉल्यूशन where without surgery, without general anesthesia, without spinal anesthesia, these patients can get their prostate treated with the help of prostatic artery embolization. चलिए अब जानते हैं prostatic artery embolization के बारे में। तो मैं अक्सर एक चीज़ पे बहुत विश्वास रखता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो बेसिकली इसी का ही एग्जाम्पल जो है वो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। एंड आई एम वेरी वेरी अमेज्ड। मुझे खुद, मैं मेडिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ, बट तब भी मुझे इतना अमेजिंग लगता है ये चीज़ें कि कैसे हम लोगों ने ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स कैसे ग्रोथ की है। एंड अब हम 1 मिलीमीटर से छोटे पाइप्स, छोटे तारे 1 मिलीमीटर से भी, उनको इन पतली पतली प्रोस्टेटिक आर्टरीज में लेकर जाते हैं जांघ के द्वारा या हाथ की एक छोटी सी नस के द्वारा, बिना किसी चीरे के, बिना किसी टाके के, और इन छोटी छोटी आर्टरीज में पहुंच के कैसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम अपनी भाषा में एम्बोस्फेयर या पीवीए पार्टिकल्स बोलते हैं, उनको डालते हैं प्रोस्टेट की इन आर्टरीज में। एंड ओवर दी टाइम क्या होता है, इन आर्टरीज में जब इन पार्टिकल्स को डालते हैं तो आर्टरीज बंद होती हैं, प्रोस्टेट का जो बेड होता है उसमें नेक्रोसिस होती है, वो मरता है, फाइब्रोसिस होती है, एंड धीरे धीरे करके जो प्रोस्टेट है वो सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से जो हमारा यूरेथ्रा होता है उस पर प्रेशर कम पड़ता है, एंड वापस से हमारे जो सिम्टम्स हो रहे थे प्रोस्टेट बड़े होने की वजह से, प्रोस्टेट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था यूरेथ्रा पे, वो धीरे धीरे करके रिलीव हो जाते हैं। इसमें एक जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन is reserved for patients having large prostate. जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों में प्रोस्टेट का साइज 50 ग्राम से ऊपर है उसमें ये थेरेपी ज़्यादा कारगर है, एंड जितना बड़ा प्रोस्टेट रहता है उतने अच्छे से ये थेरेपी काम कर पाती है। प्लस कौन से ऐसे मरीज हैं जिसे हम अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली सिलेक्ट करते हैं फॉर प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, उसमें सबसे पहला कैटेगरी वो है जिनको सर्जरी नहीं चाहिए है, जिनको सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से डर लग रहा है, एंड दे वांट अ सेफर ऑल्टरनेटिव फॉर दिस डिजीज। तो एक वो हो गया। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिसमें सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा है या सर्जरी हम कर नहीं पा रहे,
जैसे कि पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके हार्ट में दिक्कत है, डायबिटीज़ है, हेवी बीपी रहता है और हार्ट में स्टेंट्स पड़े हुए हैं तो हमें ब्लड थिनर्स देने पड़ रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में धक्का है, हमें एंटीकोगुलेशन देने पड़ रहे हैं, मोटा-मोटा हमें ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ऐसे मरीज में सर्जिकल रिस्क सडनली बहुत बढ़ जाता है। या तो हम मेडिकेशंस को बंद करें तो हमारा हार्ट या लंग उस रिस्क में आएंगे, मेडिकेशन हम ब्लड थिनर्स बंद नहीं कर पा रहे हैं तो सर्जरी हमारी हाई रिस्क हो जाएगी। तो ऐसे मरीज में हम बिना किसी मेडिकेशन को बंद किए, बिना किसी ब्लड थिनर्स को बंद किए बड़े ही आसानी से ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन के प्रोसीजर को कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसके अंदर प्रोस्टेट बहुत बड़ा रहता है, जैसे 200 ग्राम का प्रोस्टेट है, 250 ग्राम का प्रोस्टेट है। तो ये भी वो पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा जो सर्जिकल रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में भी प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलाइजेशन जो है बहुत ही कारगर है। अक्सर पेशेंट हमसे ओपीडी में एक सवाल पूछते हैं, क्या सर हमारा अगले दिन से ही सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे? तो इसके अंदर थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ता है। इसके अंदर इफेक्ट्स धीरे धीरे करके आते हैं एंड जनरली 2 से 3 हफ्ते में आपके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक वो रिलीफ हो जाएंगे और उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आता है वो करीब करीब 3 महीने पे आता है। तो अगर आप क्रोनिक कैथेटर पे हैं, अगर आप यूरिन केवल कैथेटर के माध्यम से कर रहे हैं तो कैथेटर जो है हम करीब करीब 3 हफ्ते पे निकालते हैं ओपीडी में, और जो बाकी सिम्टम्स हैं पूरी तरीके से आप स्वस्थ महसूस जो करना शुरू करेंगे वो हम करते हैं करीब करीब 3 महीने पे। हमने देखा है कि ये पूरी तरीके से पेशेंट्स को आराम मिलता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हें इन विधियों पे अभी भरोसा नहीं है एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो को पता भी नहीं है कि भाई ये ऑप्शन एक अवेलेबल है, एंड पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं पता रहता कि ये ऑप्शन एक अवेलेबल है। तो अगर आपको इन सिम्टम्स हैं या आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली अपने आसपास के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलें, गूगल पे सर्च करें प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन के बारे में, एंड आपको जान के अचंभा होगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो करीब करीब देखा गया है कि 85 से 90% लोगों में आफ्टर प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलाइजेशन जो सिम्टम्स हमारे होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर फ्रेंड्स। 90% लोग अगर आपके किसी प्रोसीजर के बाद ठीक महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर बहुत ही कारगर है। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप वॉचिंग अस।